चलिए, अपने लास्ट टॉपिक था सीरीज एलसी सर्किट, है ना। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट सीरीज वाले हमने सारे देख लिए थे। अब बेटा इस टॉपिक में अपन लोग अब यहाँ पर जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, और साथ में उसी में मैं सीरीज रेजोनेंस भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सीरीज रेजोनेंस और सीरीज एलसीआर सर्किट दोनों हमारा एक साथ कवर होगा। अब ध्यान देना बेटा, जब अपन सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में बात करने जाए तो ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। सीरीज एलसीआर सर्किट, और इसी के साथ में मैं दो चीज़ों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, है ना। इसे बेटा आप सीरीज रेजोनेंस भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है और सीरीज एलसीआर सर्किट क्या है, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, एक ही सर्किट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपको जो बोलेगा वो आप उसके हिसाब से सॉल्व करके देना। ध्यान देना, यदि बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में बात करने जाए तो कैसा बनेगा, एक तो सीरीज है ना, और एलसीआर है, मतलब तीनों आएंगे। तो अपन कॉम्बिनेशन बनाओ, यहाँ से लिया, चलिए एक इंडक्टर बना दिया, ठीक। तो हमने इसको क्या लिखा, ये इंडक्टेंस इसका होगा L, फिर C कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया, और इसी के साथ में आपको एक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करना है, और तीनों को कनेक्ट करके आप सर्किट से एक सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। इसका जो नेट वोल्टेज आ रहा होगा वो V रिजल्टेंट F हर्ट्ज पे कहीं ना कहीं ये सर्किट वर्क कर रहा होगा। अब बेटा हमने बोला कि ओवरऑल इसमें कुछ करंट तो फ्लो हो रहा होगा, और वो करंट कितना है, I, चलेगा ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यदि मैं बोलता हूँ यहाँ पे बेटा I करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने जैसे लेक्चर में देखा था लास्ट वाले में, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या I करंट है तो बेटा इसके करंट से इसका इंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं XL, तो XL इंटू I करेंगे तो उसके पास भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, कैपेसिटर पे भी ड्रॉप होगा और रेजिस्टेंस पे भी होगा। तो तीनों को हमने बोला यार मान ले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो VL है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो मेरे लिए VC है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो मेरे लिए VR है। तो VL, VC और VR ये तीनों मेरे पास आ गए। अब बेटा सबकी वैल्यूज़ अपन यहाँ पे पहले एक एक करके लिख लेते हैं। सर VL क्या होगा, VL को क्या लिखेंगे, VL मतलब उसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो XL इंटू I। बेटा मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोलता हूँ बट वो रिएक्टेंस ही है ना, मैं आपको इसलिए रिलेट करता हूँ ताकि ओम्स लॉ से आप रिलेट कर जाओ, आपको गड़बड़ ना हो। VC कैपेसिटर के अक्रॉस उसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो XC इंटू I, और रेजिस्टेंस VR के अक्रॉस वोल्टेज, तो R इंटू I। आ गया, तो हमने ये तीनों लिख लिया, VL इक्वल टू XLI, ये XCI, ये RI, और फिर ओवरऑल जब हम इन सबको रिप्लेस करेंगे एक सर्किट से इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वाला बनाएंगे तो वो तो हमें क्या देगा, इम्पीडेंस। तो हमने बोला Z, और ये मेरे लिए क्या हो गया इसका इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस हो गया, और इस पर भी यदि मैं सप्लाई देने जाऊँ तो भाई करंट तो वही I फ्लो हो रहा होगा, और जो टोटल वोल्टेज है वो तो V ही लगा है, सेम। मतलब हम सीधा सीधा यहाँ पर इक्वेशन लिखने जाए तो V इक्वल टू RI यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, तो V इक्वल्स टू Z इंटू I, तो V इक्वल टू ZI, तो V इक्वल्स टू ZI, ये मेरा आंसर हो गया। अब सोचिएगा, जैसे ये मैंने सारे सर्किट लिख दिए, सारे वोल्टेज लिख दिए, है ना। अब अपन को बात आई सर इनका रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकलेगा, 3, 4, 5 यदि दे दूँ मैं सब में, तो भाई फेज़र बनाओ, वो रिजल्टेंट बताएगा मुझे। देखो अब अपन इसका फेज़र डायग्राम देखते हैं और फिर सोचते हैं क्या होगा। सोचो, फेज़र डायग्राम के लिए रेफरेंस किसको लोगे, करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट है अभी भी मेरे पास, तो मैंने अभी भी करंट को ही रेफरेंस लिया I। अब I को रेफरेंस लेकर के एक एक करके सबको बना दो। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए बताओ मुझे VR किधर जाता था, करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो हमने बोला VR इसी डायरेक्शन में होगा सर। अगला वाला हमने क्या बोला बताओ, इंडक्टर मान लीजिए,
तो इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता था, तो मैंने बोला लीडिंग है तो आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए बेटा VL, और VC वोल्टेज जो था वो लैग करता था करंट के रिस्पेक्ट में, तो VC जो है वो लैगिंग है, तो यहाँ से हमने लिखा VC, तो ये VL हो गया, ये VC हो गया, ये VR हो गया। अब बात आई सर आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा टोटल। अब 3 वेक्टर मेरे पास हैं, 3 वेक्टर को हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, है ना, हम लोग को रिजल्टेंट 2 का निकालना आता है। तो हम लोग क्या बोलते थे, जब 2 से ज़्यादा आते थे एक एक करके सॉल्व करो, पहले 2 को सॉल्व करके 1 बना लो, फिर उसको अगले वाले के साथ सॉल्व कर लो। सेम फंडा यहाँ पे भी यार, VL और VC दोनों अपोजिट वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसको फिर VR के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी फिर से एक इफेक्ट लेकर के चल रहा हूँ कि सर अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है कैपेसिटिव इफेक्ट से, तो VL इज़ ग्रेटर देन VC मैंने मान के रखा है, तो मैं बोलूँगा VL और VC का रिजल्टेंट कितना आएगा, VL माइनस VC, मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे सर VL माइनस VC। अब ये VL माइनस VC ये आ गया, यहाँ से कितना है VR, बेटा ये VR हो गया, ये VL माइनस VC है, तो अपन क्या करें बताइए, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायग्राम। तो यहाँ से बताओ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, एक ये और दूसरा ये वाला, और ये आपको फाइनल वोल्टेज देगा V, ठीक। और जो फेज एंगल होता था उसको हम लोग यहाँ से डिफाइन करते थे, तो वो हो जाता था फाई। अब जरा बताओ, यदि ये VL माइनस VC वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट भी VL माइनस VC ही निकलेगा। अब यदि यहाँ से तुम फिर रिजल्टेंट निकालने जाओ, रिजल्टेंट वोल्टेज V, तो V इक्वल टू क्या आएगा, PGT सीधा सा, है ना, तो अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, और VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आया। और यदि सिंपल सा देखने जाओ तो वैसे का वैसा ही है, क्यों, देखो इसके पास यदि मान लीजिए 5 बोला, इसके पास 3 बोला, इसके पास 10 बोला, तो मुझे एक चीज़ मालूम है ना, VL और VC में लास्ट वाला लेक्चर यदि याद है तुम्हें, LC सर्किट वाला, तो हम बोलते थे कि दोनों के वोल्टेज आपस में माइनस ही तो होते हैं रिजल्टेंट में, तो VL और VC के पास जो भी आए उसको माइनस करके एक बना लो रिजल्टेंट, दूसरा VR। अब दोनों के लिए अपन कैसे निकालते थे, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL बोलो या VC बोलो या नेट रिएक्टेंस का स्क्वायर, नहीं है, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो ना उस चीज़ को। मतलब यदि कोई तुमसे बोलता है यहाँ पे कि मान ले यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा इन दोनों का तो रिजल्टेंट आएगा डिफरेंस, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 16 तो 20, तो रूट 20 आंसर मेरा। चलेंगे, तो पूरा गेम फेजर का, फेजर समझ में आया तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया बेटा, डाउट है नहीं? अब सुनिए, जैसे ही अपन ने ये लिखा V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो निकला अपने पास। दूसरा निकालो, अब निकालना है अपन को इसमें जा करके इम्पिडेंस। इम्पिडेंस निकालने के लिए क्या करें, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। V के प्लेस पे ZI इक्वल्स टू अंडर रूट VR RI, तो उसका स्क्वायर हो गया होगा, प्लस VL माइनस VC, तो XL इंटू I माइनस XC इंटू I, उसका स्क्वायर। अब जरा सोचो तो, यहाँ से I स्क्वायर और इनमें से भी I कॉमन आएगा तो I स्क्वायर, ओवरऑल सब में से बाहर आएगा तो क्या आएगा, I स्क्वायर, और रूट में से बाहर आएगा तो वो I बन जाएगा I, और यहाँ बनेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या निकल के आया, Z इंटू I का इफेक्ट कैंसिल हुआ, और Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और यदि याद है तुम्हें इम्पिडेंस का फॉर्मूला, तो अभी भी वही फॉर्मूला वैलिड है। क्या लिखते थे, अंडर रूट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस नेट रिएक्टेंस का स्क्वायर, और नेट रिएक्टेंस क्या होगा, XL माइनस XC, तो बस XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट R स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा अपने को क्या निकल के आया, Z। तो Z का फॉर्मूला आ गया। आप चाहो तो आप इसको ओमेगा L और इसको 1/ωc लिख करके और बढ़ा लेना आगे, ठीक। तो आपके 2 फॉर्मूले निकल के आ गए, इम्पिडेंस का निकल के आ गया, आपको V निकल के आ गया, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आया, तीसरा देखो बेटा। ये दोनों निकलने के बाद अब बात आई अपने पास क्वालिटी फैक्टर जो हम डिफाइन करते थे। पहले तो वो सारा देख लें, फिर अपन रेजोनेंस पे चलेंगे। रेजोनेंस क्या,
क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग क्या था बोलो, tan phi। तो अब यहाँ से भी अपन निकालने जाएंगे तो वही चीज़ लिखेंगे ना, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर वही वाला फॉर्मूला लेगा VL माइनस VC बाय VR। अच्छा VL को चेंज करोगे तो XL I ये XCI अपॉन RI, बेटा कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा तो ये बन के आएगा XL माइनस XC बाय R, और ये पूरा क्या निकल के आएगा tan phi। अब मुझे बताओ बेटा XL माइनस XC क्या है, क्या ये नेट रिएक्टेंस है? XL माइनस XC नेट रिएक्टेंस है, हाँ ना, दोनों का डिफरेंस, और ये नेट रेजिस्टेंस है। तो बस हो गया ना, वही फॉर्मूला अभी भी वैलिड है, tan phi का नेट रिएक्टेंस अपॉन प्योर रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये tan phi और ये यहाँ से आया। अब चाहो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C अपॉन R, ये फॉर्मूला, ये tan phi आया, ये क्वालिटी फैक्टर था। क्वालिटी फैक्टर के बाद आए अपन बेटा इसके पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर कौन होता है? cos phi। यहाँ से मैं लिखूंगा cos phi, तो cos phi इक्वल टू फिर से भाई बेटा R बाई जेड, लेकिन कैसे निकलेगा? VR अपॉन V। VR को लिखोगे फिर से RI अपॉन ZI, कैंसिल हुआ तो बेटा R बाई जेड, जेड के प्लेस पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और ये आपका cos phi निकला। ठीक, तो इस तरीके से बेटा अपन ने पूरा का पूरा LCR सर्किट देखा। तो देखो LCR सर्किट भी प्योर वही है जो हमने अभी देखा। ठीक, सिर्फ इफेक्ट बढ़ गया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो LCR पे पूछे जाते हैं। क्यों? LCR में सोच, रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी आ गया, इंडक्टेंस का भी आ गया, कैपेसिटेंस का भी आ गया। मतलब एक सर्किट देख करके वो सारी चीज़ें निकलवा लेगा ना, कि तुम्हें सारी चीज़ें पता होंगी तभी कर पाओगे। तो वो इंडिविजुअल वाले पे ना जाते हुए ज़्यादातर इस पर जाएगा। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए। तो अब मैं इसमें फिर सीरीज रेजोनेंस समझाता हूँ कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, वो कंडीशन अपन डिस्कस करें। अब देखिए बेटा, ये हमारा पूरा LCR सर्किट हो गया। आपको सारे फॉर्मूले मैंने निकाल करके दे दिए। अब इतनी सारी चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी में सीरीज रेजोनेंस समझाने जा रहा हूँ कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। तो बेटा सीरीज रेजोनेंस में जो मुझे मेन फॉर्मूले लगेंगे काम के, वो मैं लिखता हूँ, ध्यान देना। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटाता हूँ। देखो बेटा एक चीज़, यदि मैं कभी भी इस सर्किट में, ध्यान से देखिएगा बेटा सब लोग एक बार, ये भी ध्यान देना। इस सर्किट में यदि मैं बात करने के लिए जाऊँ, मैं तुमसे बोलूँ बताओ किसी भी इंस्टेंट पे कभी भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, करंट, है ना। यदि इस सर्किट में मैं करंट निकालने के लिए जाऊँ किसी भी इंस्टेंट पे, कहीं पे भी बात करने जा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ I इक्वल्स टू, करंट क्या होता है बेटा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V/R। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पूरे सर्किट की बात हो रही है, तो वो क्या होगा? इम्पीडेंस। तो हम लोग लिख रहे होंगे कहीं ना कहीं V/Z। तो V/Z, और यदि मैं इस फॉर्मूले को लिखने जाऊँ तो V/Z, Z को क्या लिखोगे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलो, तो ये मेरे लिए करंट की वैल्यू निकल के आई। सर करंट इतना है सर्किट में कभी भी, ठीक। और इसी करंट से रिलेट करते हुए अपन लोग सीरीज रेजोनेंस को समझेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं अब रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी की, मेन कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखिए, अब इस वाले सर्किट में यदि मैं जाऊं और डिस्कस करने के लिए, तो ज़रा सोचना अब क्या करना है अपन को। यहाँ पर हमने वोल्टेज लिखा। अब बात आ रहा है अपन सीरीज रेजोनेंस को समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में सीरीज रेजोनेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल से रिलेट करता हूँ 11th वाले, तो फिर अपन को मीनिंग समझ में आएगा, तो उसको फिर अपन यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। बेटा रेजोनेंस की कंडीशन वेव्स वाले चैप्टर में भी आती थी, वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाले चैप्टर्स वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पे भी एक रेजोनेंस हमने पढ़ा था 11th क्लास में। उस रेजोनेंस से रिलेट करते हैं सीरीज रेजोनेंस को, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़े से पॉइंट समझ में आएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। याद करो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सीरीज रेजोनेंस का। वहाँ पे हमसे ये बोला जाता था, हम लोग एक केस देखे थे
कि कभी भी जो वो लकड़ी के ब्रिज बने होते हैं, देखा है नदी वगैरह के ऊपर बनाए दिए जाते हैं जंगल वगैरह में इस टाइप से, वो जो ब्रिज बने होते हैं ना उसके ऊपर से जब भी आर्मी वाले, है ना, जो आर्मी वाले होते हैं वो लोग कहीं पे भी जाते हैं तो जनरली देखना वो लोग हमेशा मार्च पास्ट करते हुए जाते हैं, मतलब साथ में जाते हैं एक साथ। आर्मी वाले समझ रहे हो ना बेटा, आर्मी वालों का उनका मार्च पास्ट करते हुए जैसे वो लोग जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनका सुबह का ड्रिल वगैरह हो रहा है उन लोग का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग मार्च पास्ट करते हैं। मार्च पास्ट में क्या होता है जरा देखो कि मान लीजिए 100 लोग हैं आर्मी वाले, वो लोग 100 लोग हैं, यदि वो मार्च पास्ट करते हैं ना तो बेटा एक चीज़ देखिएगा, वो लोग हमेशा है ना एक साथ पैर उठाते हैं और एक साथ पैर ज़मीन पर रखते हैं, और उनके शूज़ भी बहुत अच्छे वाले होते हैं, हैवी वाले होते हैं कि तुम एक बार पड़ जाए तो तुम्हारा ऑनलाइन ख़त्म हो जाए। समझ में आए? सुनो, वो इतने हैवी शू होते हैं और उसके बाद में क्या करना है, सबसे बड़ी बात ध्यान से सोचना, वो सारे के सारे 100 लोग एक साथ पैर उठाते हैं और एक साथ रखते हैं। तो ज़रा सोचना एक चीज़, जब सबके पैर एक साथ ज़मीन को टच करेंगे, हिट करते हैं, तो बेटा वो एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, उसमें भी तो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। तो जब सबके पैर एक साथ पड़ते हैं ना सबके, तो वो सब सेम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं कहीं ना कहीं। सोचिएगा एक चीज़, जब एक साथ पैर चल रहा है एक ही स्पीड पे चलता है, क्योंकि आर्मी वालों की खासियत ही वही होती है कि वो लोग जो मार्च पास करते हैं तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में चलता है उन लोग का, कि मतलब एक साथ पैर उठते हैं एक साथ डलते हैं, और लगभग मेरे ख्याल से स्पीड भी सेम ही रहती है लगभग उन लोगों की, आवाज़ भी एक जैसी आती है सबके उसमें से। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, यदि 100 लोग वहाँ से जा रहे हैं पास करते हुए, तो उनसे ये बोला जाता है कि कभी भी बेटा जो लकड़ी के ब्रिजेस बने होते हैं ना, ब्रिज वगैरह, उनके ऊपर से उनसे बोला जाता है कि कभी भी मार्च पास करते हुए मत जाओ, वहाँ पे आप रैंडमली जाओ नॉर्मल वॉक करते हुए। अब उसका रीज़न क्या हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है बेटा कि जो ब्रिज है वो भी ऑसिलेटिंग है, लकड़ी के बने, उनकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, उनकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, और जो आर्मी वाले हैं यदि मान लीजिए वो मार्च पास करते हुए निकले सबके सब, तो वो सब एक साथ उठाएंगे और एक साथ मारेंगे पैर, तो उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है ना। तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जब वो ब्रिज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा था ब्रिज, और आर्मी वाले जितने सारे लोग हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम से मैच कर जाए यदि कभी किसी इंस्टेंट पे, सोचिएगा किसी इंस्टेंट पे यदि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, वो एक बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड मिलता है मैक्सिमम, और वो एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, और उस चक्कर में क्या हो जाता है जो ब्रिज वगैरह होते हैं ना वो टूट सकते हैं, उनके टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हाई एम्पलीट्यूड मिलता है, हाई पीक वैल्यू मिलती है। समझ में आया? अरे एक की फ्रीक्वेंसी तो थी 100 लोगों की और फ्रीक्वेंसी मैच कर गई उस पर, तो ओवरऑल सोचो ना फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बूस्टअप कर गई होगी। समझ में? तो उस कंडीशन को हम लोग कहीं ना कहीं बोलते थे कि सर वो मेरा सीरीज, वो मतलब वो मेरा रेजोनेंस का कंडीशन होता था, जहाँ हम ऑसिलेशंस वगैरह में बात करते थे, हम बोलते थे ऐसा मत करना, इसीलिए वहाँ पे मार्च पास करते हुए नहीं जाते। मतलब सोचो एक चीज़, उस कंडीशन में क्या होता था, सर फ्रिक्वेंसी मैच करती थी। दूसरी चीज़, एम्पलीट्यूड बहुत हाई मिलता था मैक्सिमम। अब मैं उसी चीज़ को रिलेट करूँगा यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मिलता था वो डिस्प्लेसमेंट होता था, क्योंकि हम वेव्स की बात करते थे, हाँ है ना। यहाँ पर यदि मैं उसी एम्पलीट्यूड को रिलेट करने जाऊँ तो बेटा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो एम्पलीट्यूड मेरा कौन सा हो सकता है, करंट। जब हम सीरीज रेजोनेंस की बात करने जाते हैं तो वो एम्पलीट्यूड का काम कौन करके देता है मुझे, करंट। और यदि करंट मुझे वो काम करके दे रहा है, इसका मतलब है कि रेजोनेंस की कंडीशन पे, ध्यान से समझिएगा, रेजोनेंस की कंडीशन पे ध्यान से सोचना, करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। करंट की वैल्यू कैसी होती है, पीक वैल्यू। समझ में? समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम सीरीज रेजोनेंस, अच्छा बेटा एक चीज़, सीरीज रेजोनेंस बोल रहा हूँ मैं बार बार, तो ये कंडीशन सिर्फ सीरीज रेजोनेंस के लिए वैलिड है, इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट हो जाता है पैरेलल रेजोनेंस पे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे करंट को बोल रहा हूँ मैक्सिमम, वहाँ पे हो जाएगा मिनिमम। ठीक, तो मैं अभी सीरीज को रिलेट कर रहा हूँ, तो पैरेलल वाले पे मत जाना, एनसीईआरटी वगैरह में तो है ही नहीं पैरेलल, बट मैं पढ़ाऊँगा जरूर। देखें बढ़े आगे। अब सुनो, तो अपन जा रहे हैं सीरीज रेजोनेंस पे। तो हमने क्या समझाया भाई मैंने, कि करंट जो है वो कैसा जाएगा, मैक्सिमम। अब सोचो यदि करंट मैक्सिमम जा रहा है तो जरा लिख के देखते ना यार, मुझे बताओ
आप करंट को मैक्सिमम निकालना चाहते हो कहाँ? सीरीज रेजोनेंस में, है ना? तो मुझे बताना करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? V बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, यही है ना करंट? सोचो, आप चाहते हो कि करंट मैक्सिमम बन जाए, ठीक नहीं है? अरे ये मान ली करंट है, अब मैं आई मैक्स के लिए कंडीशन निकालता हूँ, ध्यान से देखो कि मैं चाहता हूँ कि करंट मैक्सिमम बन जाए तो कब बनेगा? तो सोचो जरा एक चीज़, वोल्टेज कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू होगी। आर रेजिस्टेंस है, वो चेंज होने वाला नहीं होता। सर्किट में आपने जितना बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। बदल किसको सकता हूँ? एक्सएल और एक्सी को। क्यों बदल सकता हूँ? वो मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है मेरे हाथ में। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। मतलब यदि मैं यहाँ पर जो एसी सोर्स लगाया ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दूँ, फ्रीक्वेंसी बदलने लग जाऊँ, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है जहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम या मिनिमम कर दूँ। हाँ या ना? अरे आया, चलेगा? अब जरा सोचो एक चीज़ फिर से, बदलने वाली चीज़ कौन है? एक्सएल और एक्सी। आर नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा। अब मुझे चाहिए वैल्यू मैक्सिमम, तो थोड़ा सा मैथ्स का फंडा लगाओ। जब मैं किसी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ, आंसर उतना बड़ा मिलता है, और जितने बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा, आंसर उतना छोटा मिलेगा। तो बेटा देखना यहाँ से, ये वी कांस्टेंट नंबर है, ये आर बदलने वाला नहीं है, सिर्फ बदल ये सकता है। और मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में चलेगा कि सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का जो स्क्वायर है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। हाँ या ना? जब मैं इसको मिनिमम करूँगा तो ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसको मिनिमम करने जा रहा हूँ, आर बदलने वाला नहीं है बेटा, आर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही है। दो पॉजिटिव नंबर को यदि ऐड करने जाओगे तो वो मिनिमम कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव नंबर में दूसरा नंबर भी मिनिमम वाला ऐड करेंगे तब मिनिमम देगा। हाँ या ना? अरे मान लो ये 5 है तो 25 हो गया होगा, तो 25 प्लस अब ये वाली चीज़, जितना छोटा नंबर ऐड करूंगा उतना छोटा आंसर देगा, जितना बड़ा नंबर ऐड करूंगा उतना बड़ा देगा। तो मैं बोलता हूँ इसका सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा इसके लिए, है ना? अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि सर एक्सएल माइनस एक्सी की मिनिमम वैल्यू बताओ, है ना? तो मिनिमम पूरे की स्क्वायर की। अब बताओ, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा ही है कि वो कभी नेगेटिव देता नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, बार बार हम यूज़ करते हैं बार बार ये चीज़, हाँ ना? उसके अलावा कुछ भी नंबर होगा वो पॉइंट में भी बाय भले से, बट वो बड़ा ही होगा ना 0 से। तो हम बोलते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। बेटा मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब क्या? एक्सएल माइनस एक्सी को क्या करना पड़ेगा? 0। तो जब मैं एक्सएल माइनस एक्सी को 0 करूँगा तो उसका स्क्वायर 0 आएगा, मिनिमम आएगा, वो इसमें ऐड होगा तो ये मिनिमम देगा, ये मिनिमम देगा, तो ओवरऑल करंट मैक्सिमम आएगा। आ गया? तो ये कंडीशन निकल के आती है बेटा, ये कंडीशन है किसकी? हाँ, चलेगा? ये जो सीरीज रेजोनेंस है ना, उसकी कंडीशन है कि एक्सएल माइनस एक्सी कैसा है? 0। और इस एक्सएल माइनस एक्सी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, नेट रिएक्टेंस 0 हो गया। चलेगा? चलो अब इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिखूं एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ये होता है 1 बाय ओमेगा सी, उधर ले जाओ। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी। और बेटा इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक? और सुनो मेरी बात, जब आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो तो थोड़ा सा स्पेशल हो गया ना टर्म, तो स्पेशल हो गया ना, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ओमेगा नॉट। अरे ओमेगा नहीं लिखते सिंपल, हम ओमेगा नॉट लिखते हैं। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी। अभी और सॉल्व करेंगे बेटा। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में? लिख देता हूं मैं, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आया। अब इसको और सॉल्व करो। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, है ना? 2 पाई एफ। तो लिख दीजिए ना बेटा इसे, 2 पाई
एफ को हम न्यू नॉट लिखते हैं यार, न्यू से लिख देते हैं, चलिए 2 पाई न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट लिख दिया, इक्वल टू कितना आ गया होगा 1/√LC, और यदि 1/√LC आया तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई 1/2 पाई √LC। और ये जो है ना एक्चुअल में ये मेरे लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यदि कोई तुमसे पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू निकल के आई 1/2 पाई √LC। तो 1/2 पाई √LC से आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो सीधे सीधे, समझ में आया? ठीक, तो ये सिंपल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हुआ यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने अभी तुम्हें सिर्फ तरीके बताए अभी कि उसको निकालना क्या है, क्या करना है। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी और जरा 2 मिनट रुको, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। अब वो प्रॉपर्टीज़ भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ यहीं कहीं, है ना, जरा ध्यान से देख लो एक बार क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, एक चीज़ सोचो, नेट रिएक्टेंस यदि 0 हो रहा है इसका मीनिंग क्या है? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे होंगे। मतलब देखा जाए तो रेजोनेंस के टाइम पे, समझना बेटा, रेजोनेंस के टाइम पे उसका रिएक्टेंस वाला पार्ट 0 हो जाता है। मतलब XL और XC का जो भी इफेक्ट आ रहा होगा वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो रेजोनेंस कंडीशन में उनका नेट रिएक्टेंस 0 हो गया। मतलब समझ रहे हो कि यदि मान लीजिए कोई एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो दूसरा वाला उतना डिसिपेट कर देगा। फंडा वही होता है, मालूम कैसे? अभी अपन LC ऑसिलेशंस भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ना है कि इंडक्टर जो है वो, इंडक्टर जो होता है ना बेटा वो एक करंट सोर्स है, वो करंट को स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज सोर्स है, वो वोल्टेज को स्टोर करता है। तो एक को यदि मैंने वोल्टेज सोर्स बना दिया और सर्किट से हटा दूं, यदि सर्किट को ओपन कर दूं तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो उसके कारण से इसके पास करंट आना स्टार्ट होगा। फिर ये करंट सोर्स बन जाएगा, ये पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, फिर ये करंट रिलीज करेगा तो फिर वो उसको चार्ज करेगा। मतलब वही वाला प्रोसेस चलता रहता है जो हम LC ऑसिलेशंस में पढ़ेंगे। कंफ्यूज मत हो, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। सीधा सा क्या बोल रहा हूँ कि XL और XC जो है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो अपन को रेजोनेंस की कंडीशन में एक चीज़ ये समझ में आए। दूसरा, अब कुछ पॉइंट्स देखो। फर्स्ट, सबसे पहली बार मैं सारे रेजोनेंस के प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ना, लिख लीजिएगा। एक तो करंट जो है रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा, वो करंट हमारा कैसा आता है? I मैक्सिमम। चलेगा कि करंट की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम। फर्स्ट, ठीक। अब करंट यदि मैक्सिमम है तो उसका फॉर्मूला भी लिखो, तुम्हें समझ में आएगा, मजा आएगा। I मैक्स, बोलो बेटा अब क्या बनना चाहिए? V बाय, सोचना, R रखो ना ऐसे। इसको पूरे को 0 किया था कि जब 0 हो गया था तभी तो मिला ना रेजोनेंस। यदि इसको 0 करोगे तो V/√R², मैं लिख देता हूँ ना अभी, √R² प्लस 0 का स्क्वायर। मतलब ये सिंपल निकल के आया V/R, I मैक्स निकला। और ये कहाँ की बात है? रेजोनेंस की कंडीशन में, कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो टोटल करंट होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, और वो मैक्सिमम करंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पास होता है? रेजिस्टेंस में से। मैं बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चंस में, बच्चे घूम जाते हैं पूरा का पूरा कचरा करके आते हैं तबीयत से। बताओ कैसा? उसने L की वैल्यू बता दी, मान लीजिए 3 मिली हेनरी होगा कुछ भी, ये बता दिया 6 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी 10। सोचिएगा रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 10, ठीक। वोल्टेज मैंने बता दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ से 50 वोल्ट लगाया हुआ है सर्किट में। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार बता बेटा कि रेजोनेंस के टाइम पे, प्रॉब्लम को घुमा फिरा करके मैं दूंगा और मैं बोलूँगा कि रेजोनेंस के टाइम पे बताओ कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। बच्चा क्या करता है? कई तो नालायक होते हैं जो फेजर वेजर बना करके फिर रिजल्टेंट निकालने जाते हैं। कुछ थोड़े से अकलमंद होते हैं तो वो सीधे इस फॉर्मूले पे जाते हैं, है ना। अब इस फॉर्मूले पे जाने के बाद बताऊँ वो हरकतें क्या पटकते हैं? वो पहले XL कैलकुलेट करेंगे, फिर XC कैलकुलेट करेंगे। XL कैसे आएगा? ω/L, फ्रीक्वेंसी यहाँ दी रहेगी, ठीक। तो ओमेगा को 2πf लिखा, L की वैल्यू मल्टीप्लाई करी, कैलकुलेशन किया, बाकायदा XL निकला। फिर अगली बार में XC निकालेंगे समझ में? XC है 1/ωc, तो 2πfc। फिर वो पूरा कैलकुलेशन कर करके XC निकालेंगे, समझ में? और फिर जा करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने जाएंगे और फिर जा करके निकाल के लेके आएंगे, तो उनको XL और XC सेम मिलेगा। अरे रेजोनेंस है तो XL और XC तो सेम ही होना था, तो वही दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट उतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद। और वो कैलकुलेशन इतना छोटा वाला नहीं होता बेटा, क्योंकि 1 अपॉन वगैरह में है तो कैलकुलेशन अच्छा ही लेंदी है।
तो अब वो करने के बाद ये चीज़ जीरो करेंगे और लास्ट में जाकर के बोलेंगे V/R। समझ रहे हो? तो मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूँ ना कि प्रॉपर्टी ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है यार, कितना भी घुमा दे, मुझे उसका ना वोल्टेज चाहिए, ना इंडक्टेंस चाहिए, ना कैपेसिटेंस चाहिए, ना कुछ चाहिए। मुझे मालूम है रेजोनेंस के कंडीशन में यदि उसने मुझसे पूछा है तो सीधा सीधा जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस में से जाएगा। मतलब सीधा सा फंडा था, टोटल वोल्टेज 50, टोटल रेजिस्टेंस 10, 50/10, आंसर इज 5। मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में मैक्सिमम रेजोनेटिंग करंट यदि कोई पूछ रहा है तुमसे तो आंसर सीधा सीधा 5 लिखो, उसमें कुछ भी नहीं सोचना इतना। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये चीज़ बहुत काम का पॉइंट बोला हूँ जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और आप गड़बड़ करके आओगे। ठीक, एक ये पॉइंट याद रखो। दूसरा चीज़, इसी सीरीज रेजोनेंस की दूसरी खासियत क्या है बेटा, बताओ खासियत क्या होगी? हाँ, इसका इम्पीडेंस कैसा होगा? मिनिमम। बेटा यदि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो रहा है तो इम्पीडेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने इम्पीडेंस को क्या कर दिया? मिनिमम। तीसरी चीज़ मुझे बताओ, इसका पावर फैक्टर क्या आ रहा होगा यहाँ पे? याद है, cos phi इक्वल टू R/Z, R/Z। अब मुझे बताओ यहाँ पे यदि इम्पीडेंस लिख रहा हूँ तो सर Z की वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ R, XL - XC तो खत्म हो गया, तो Z की वैल्यू सिर्फ R निकल के आएगी। और यदि मैं इसको R/Z लिखने जाता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो रही होगी? R/R, मतलब cos phi इक्वल्स टू +1। मतलब जब हम सीरीज रेजोनेंस की बात करने जाते हैं तो उस समय उसका पावर फैक्टर कितना निकल के आएगा? 5। नहीं है? अब क्वालिटी फैक्टर वगैरह पे हम लोग को नहीं जाना, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इतना बेटा मैंने आपको सीरीज रेजोनेंस समझाया कि सीरीज रेजोनेंस में होता क्या है, कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना। अब इसको इतना कंप्लीट करो तो अब मैं इसका शार्पनेस बताता हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग कर्व है ना। तो वहाँ पे बाकायदा हम क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करके लेकर के आते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। पहले से कंप्लीट करो, नोट करो।